सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड वीडियो कवर करने वाले हैं हमारी यूपीएससी सीरीज हिस्ट्री क्लास 2। तो फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, जिसमें हमने आर्कोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री क्या होती है हमने वो समझा था, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट समझे थे एंड वाई हिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट सर्वे सोर्सेज मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देन द सेकेंड वीडियो इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स। लाइक अर्ली ह्यूमन बींग्स ने किस तरीके से पहले हंटिंग गैदरिंग शुरू करी, ग्रुप गैदरिंग शुरू की, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, देन लास्ट में पहुंच के तो इस वीडियो हम समझने वाले हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स की, अर्ली ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, हंटिंग गैदरिंग की प्रैक्टिसेस, देन हाउ दे स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग्स। ओके, सो विदाउट डिलेइंग वेरी मच लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर गैदरर्स। हम सबको पता है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, वो ग्रुप में क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे। ऐसे नहीं है कि 2 लोग गए, 4 लोग गए और शिकार पे गए। एक बहुत बड़ा ग्रुप शिकार पे जाता था और दूसरा एक ग्रुप वो क्या कहता था, वो उनकी कम्युनिटीज़ में रहता था। ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन करता था, जो बच्चे हैं उनकी, जो एनिमल्स उन्हें डोमेस्टिकेट किए हैं उनकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग अगर हंटिंग पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जो जानवर हैं उनके या छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ पर आके अटैक कर दे और उन सबको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये क्या ग्रुप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ थी देन। ओके, एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, ये हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। एंड दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। वो हंट क्या करते थे, किसका, वाइल्ड एनिमल्स का, जो बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हुआ करते थे। देखो, जब अर्ली ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेंस में आई देन उस टाइम बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या था, वेजिटेशन थी, क्लाइमेट था, जिससे एनिमल और प्लांट्स बहुत ज़्यादा क्या किए, फ्लरिश किए। ठीक है, अभी आप जैसे प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हम पढ़ते हैं इसमें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है नहीं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ अर्ली फॉर्मेशन सब कुछ था। ठीक है, अर्ली नेचुरल फॉर्मेशन था, अर्ली ह्यूमन एग्जिस्टेंस था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। हंटिंग के लिए भी कई तरीके के जानवर वो लोग खाया करते थे। शेर हो गया, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, और हिरण हो गया, इसका शिकार किया करते, भैंस, गाय, कुत्ते, इन सारे लोगों का शिकार किया करते, मछली पकड़ा करते थे, देन उसको खाया करते थे वो लोग पका के। ठीक है, एंड कलेक्टेड फ्रूट्स। वो क्या करते थे, इसके साथ ही फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, क्योंकि इनके पास धीरे धीरे नॉलेज आ गई थी कि कौन सा फ्रूट्स हमारे खाने लायक है और कौन सा खाने लायक नहीं है। नट्स, ये नट्स भी कलेक्ट किया करते थे, नट्स को खाया करते, रूट्स खाया करते थे। इनको प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज हो गई थी कि किस प्लांट की रूट्स खानी है, किस प्लांट का स्टेम खाना है, किसकी लीव्स खानी है। ठीक है, और ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बुक्स पढ़ी हैं या इनके नॉलेज में इनबॉर्न है, नहीं, इन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखा। ठीक है, जब ये काफ़ी सारी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, कभी अगर बीच में पॉइजनस इन्हें प्लांट मिल गया तो इनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए होंगे। देन बाकी के लोगों को क्या लगा कि हाँ, हमें पर्टिकुलर ये वाला प्लांट नहीं खाना है, इसमें क्या है, इसमें जहर है। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। एंड सीड्स, और किस किस चीज़ों के ये सीड्स भी खाया करते थे। ठीक है, देखो सीड्स, जैसे कि बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर सीड्स निकलते हैं, तो वो यूजुअली क्या करते थे, इनको फ्रूट्स खा लिया करते थे, फ्रूट्स के साथ साथ सीड भी वो क्या कर लिया करते, खा लिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने फूड हैबिट्स अपनी चेंज की एंड ओवर टाइम दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। और बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत बहुत जब टाइम बीत गया इसी तरीके से, उन्होंने ये भी सीख लिया कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, कैसे फसल उगाते हैं, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और जानवरों को कैसे हम पालते हैं। ठीक है, कौन सा जानवर इन्हें पालना है, कौन सा नहीं पालना है, कौन सी क्रॉप इन्हें उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है, तो ये चीज़ें उन्हें देख कर आई। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। जब वो किसी चीज़ को बहुत टाइम से देख रहे हैं तब उन्हें पता लगा, अच्छा ये चीज़ खाने वाली है और ये चीज़ खाने के बाद रीग्रोथ भी करती है। तो इस तरीके धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने एनिमल बिहेवियर को देखा। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो इन्हें बिल्कुल हार्म नहीं कर रहे थे, जो इनके कैंप्स वगैरह होते थे या फिर जहाँ भी ये शेल्टर वगैरह में रहते थे, तो वो एनिमल इनके पास आ जाया करते, जैसे कि डंकी ले लो, जैसे कुत्ता को ले लो, बिल्ली ले लो, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इनके पास आ जाया करते। तो इनके बिहेवियर को ये समझ चुके थे कि ये ऐसे एनिमल है जो हमसे फ्रेंडली हैं, तो इन्हें पता लग गया था हमें ये वाले एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है। लेकिन कुछ बहुत जंगली जानवर जैसे आ जाया करते, भेड़िया हो गए, लॉयंस हो गए, लेपर्ड हो गए, वो कभी इनके कम्युनिटी के पास आ जाया करते। पता लगे किसी का बच्चा उठा के ले गए, किसी की गाय या भैंस उठा के ले गए, उसको मार के इन्हीं के सामने खा लिया, तो इन्हें पता लग जाता था ये एनिमल हमसे फ्रेंडली नहीं है, हमें इसको डोमेस्टिकेट नहीं करना है और हमें इसे मार के खाना है। ठीक है, तो उन्हें इस तरीके से धीरे धीरे एनिमल बिहेवियर की भी जानकारी हुई। ठीक है, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। और जो भी ये फूड हैबिट्स में चेंज हुआ इनका, और जो इन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, इसको ही न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। तो जो हिस्ट्री है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। हम हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर टॉपिक देके पूरी हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते। हमारी सुइटेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्ट्री को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एज को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मीसोलिथिक एज। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को उन अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक एजेस में क्या था, फिर उसके बाद मीसोलिथिक एज में क्या था, और नियोलिथिक एजेस में क्या था। तो इसमें हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं, थोड़ी सी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है चीज़ों की, ठीक है। वो कपड़े पहनने लगे हैं, कपड़ों में वो खाल पहनने लगे हैं, वो कम्युनिटीज़ में रहने लगे हैं, थोड़े से वो हथियार बनाने लगे हैं जानवरों को मारने के लिए। फायर की भी डिस्कवरी होगी आगे चल के, ठीक है। एंड द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यहाँ से ही इन्होंने एग्रीकल्चर को करना सीखा कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, कौन सा प्लांट हम ग्रो नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने यहीं से सीखी थी, ठीक है। एंड वाई हंटिंग गैदरिंग, ये लोग हंटिंग गैदर क्यों करते थे, हंटिंग गैदरिंग क्यों किया करते थे, मतलब क्यों मारते थे उस जानवरों को मार के खाते थे, कैसे मार के खाते थे, और सिर्फ जानवरों को ही क्यों मारते थे, ठीक है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस। देन उसमें क्या होता था कि वाइल्ड एनिमल्स प्रोवाइडेड मीट, जो जिसकी हंटिंग किया करते थे, जिस शिकार को ये मार के लाया करते थे, उनसे क्या मिलता था उन्हें। सबसे पहले तो उन्हें मांस मिलता था खाने के लिए, ठीक है। स्किन मिल जाती थी उनकी, देन बोन्स। अब ये बोन्स और स्किन का क्या करते थे, देखो स्किन को साफ करके ये लोग क्या मैट वगैरह बना लिया करते थे, उसको नीचे बिछा लेना, या फिर क्या करते थे अपने ऊपर लपेट लिया करते, अपने जो थोड़े उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स थे उनको क्या करते थे डायरेक्ट सन की रे से ये प्रोटेक्ट किया करते थे। तो उसको क्या करते थे अपने बॉडी पे रैप कर लिया करते थे। और जो बोन्स बचती थी उन एनिमल्स की, उनसे ये लोग बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह यूज़ किया करते थे, ठीक है। उसको घिस घिस के उसकी एजेस को शार्प कर लिया करते थे। देन उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें लाया करते थे यूज़ में। बोन से ये लोग नीडल भी बना लिया करते थे, सुई भी बना लिया करते थे। तो को प्रेजेंट जो हम सुई का स्ट्रक्चर देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत पतली, लेकिन इनके टाइम की वो अलग है। जब किसी को अगर समझ लो स्किन को सुई करना है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं उसको सिलना है स्किन को, तो उसमें क्या था कि बड़े बड़े छेद लगते हैं उसको, ठीक है। तो ये लोग उसी हड्डियों की बड़ी एकदम घिस घिस के उसकी एज को इतना शार्प कर लिया करते हैं कि वो एक एक लेयर से दूसरी लेयर में पेनिट्रेट होकर उसको एक पूरा वन पीस बना दिया करती थी, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्रोवाइड बेरीज, फ्रूट्स एंड रूट्स। जो फॉरेस्ट थे वो जंगल थे यहाँ के, ठीक है, और जो ग्रासलैंड्स थे वो इन्हें क्या प्रोवाइड किया करते थे, बेरीज प्रोवाइड किया करते थे, फ्रूट्स प्रोवाइड किया करते थे, और रूट्स। यहाँ तक कि इन लोगों को अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है, और कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है और कौन सा एडिबल नहीं है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो गई तो इनकी लाइफ क्या हुई, थोड़ी सी आसान हो गई, ठीक है। तो पहले की जो पॉपुलेशन थी बहुत कम सी, धीरे धीरे ग्रो करने लगी पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटीज़ में रहने लगे। ये लोग उतने मरते नहीं थे, इन्हें पता लग गया कि किसी नदी के पास रहने से वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ सकती हैं, वहाँ से बाढ़ भी आ सकती है, वो मर भी सकते हैं। तो बाढ़ से क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी इन्होंने सीख लिए थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कुछ चीज़ है, तो वहाँ से भागना कैसे, ये भी वो लोग सीख गए थे। तो इस तरीके से ये फिर थोड़े थोड़े क्या करने लगे, ये ग्रो करने लगे ये लोग सारे। ऐसा नहीं कि इतनी पॉपुलेशन आ रही है बहुत ही ज़्यादा उसी एनिमल बिहेवियर में है, नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ चुके थे। एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या करते एक जगह से दूसरी जगह मूव भी क्या करते, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो किसकी खोज में, पानी की खोज में और खाने की खोज में। देखो पूरे नेचुरली तरीके से ग्रोइंग क्रॉप्स पे डिपेंड थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि तुरंत के तुरंत सब कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि कम्युनिटीज़ रह रही हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, और यहाँ का जो पूरा रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या है, इन्हें फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इन्हें वाटर मिल रहा है, यहाँ से इन्हें हंटिंग के लिए एनिमल्स मिल रहे हैं। जब ये एक जगह पे मान लो 1 साल तक के लिए रहे, तो यहाँ के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, डिप्लीट होते रहेंगे, धीरे धीरे ये सारे रिसोर्सेज खा पी के ख़त्म कर देंगे। देन इस पूरी कम्युनिटी को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा एक नई जगह, यहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज फिर भी अबंडेंस में हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हो, ताकि ये फिर से इसको खा के ये अपना सस्टेन कर सके, सर्वाइवल कर सके, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ की सर्च में भी ये करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, ठीक है। एंड द नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। तो इनके अंदर देखो जो नॉलेज आई, जो मतलब कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कहते हैं प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में, वो एक्सपीरियंस से आई और ऑब्जर्वेशन से आई थी। मैंने अब जो आपको बताया कि ये लोग ना एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया करते थे, कौन सा एनिमल कैसे बिहेव कर रहा है,
किसको मार रहा है, वो क्या खा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जब ये ऑब्जर्व करने लगे तो इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया एनिमल्स को, हमें इसको डोमेस्टिकेट करना है और इसको डोमेस्टिकेट नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला प्लांट हमें खाना है, ये प्लांट नहीं खाना है, इस प्लांट से ये सीड मिलेगा, इस प्लांट से ये फ्रूट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये सीख चुके थे, ठीक है। फिर इसी से धीरे धीरे कम्युनिटीज़ बनेंगी, कम्युनिटी से रूरल एरियाज़ बनेंगे, देन अर्बन एरियाज़, फिर सिटी। हम इसमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करेंगे, पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अर्ली ह्यूमन बींग से आज प्रेजेंट डे होमो सैपियंस बने हैं, ठीक है। देन रीज़न फॉर मूवमेंट्स देखेंगे तो ये मैंने भी बताया कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनके तो यहाँ पे हम देखेंगे रीजंस फॉर देयर मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्या करते थे पूरे ग्रुप में, तो वो क्यों मूव किया करते, ठीक है। उसके कुछ कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट रीज़न है सीजनल अवेलेबिलिटी। वहाँ पे जैसे मान लो कोई चीज़ है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स। देखो सारे प्लांट्स हैं वो सारे सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं। अभी भी आप देखोगे जैसे मैंगो हैं वो जून जुलाई अगस्त में आते हैं, ठीक है। और जो कैरेट्स हैं वो दिसंबर में आती है, दिसंबर साइड में। और जो बहुत सारी सब्जियां हैं जो अलग अलग सीज़न में आती है, ठीक है। तो जो सीजनल अवेलेबिलिटी है इसलिए ये मूव क्या करते थे। मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्लॉट है, ठीक है। इसमें कैरेट्स होती हैं, मतलब कि गाजर, ठीक है। और इसमें क्या है, ये और लोग यहाँ रह रहे हैं, इसके कम्युनिटी के पास रह रहे हैं, तो इन्होंने सब खा पी के ख़त्म कर दी। फिर ये जब गर्मी आई तो ये देख रहे हैं कि कैरेट्स आ ही नहीं रही हैं, आ ही नहीं रही हैं। फिर जब 6 महीने गुजर गए, फिर से सर्दियाँ आई, तब इन्होंने देखा कि फिर से कैरेट आई, तो इनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, अच्छा ये वाली पार्टिकुलर सब्जी है वो कब आती है, ये सर्दियों में आती है। तो वो 6 महीने के लिए यहाँ से डिस्प्लेस होके कहीं और चले जाते थे, जहाँ पे कोई और इनको प्लांट्स मिलता था, कोई और इनको वेजिटेबल मिलती थी। और 6 महीने बाद ये उस जगह पे वापस आ जाया करते, ठीक है। इसलिए ये क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, ठीक है। एनिमल मूव सो ह्यूमन फॉलोड देम। देखो एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है, आप अगर एनिमल्स को देखोगे तो उनका भी बिहेवियर होता है, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। जिसे हर्ड्स कहते हैं, जैसे कि झुंड में जाते हैं, ठीक है। तो उनको देखते देखते भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। अगर एक जगह जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ की सारी ग्रास खत्म हो गई, वेजिटेशन खत्म हो गया है, देन आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो तब तक भूखे रहें, कुछ खाएं पिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके सेंसेस बताते हैं कि आगे कहीं और रिसोर्सेज हैं जो उन्हें खाने पीने हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये साथ में मूव कर लिया करते हैं, ठीक है। सारे एनिमल जब मूव किया करते थे तो उनके साथ साथ जो यहाँ के जो मालिक हैं, इनके जो भी इन्होंने जिनको डोमेस्टिकेट किया है, वो पूरी पूरी कम्युनिटी, पूरी पूरी फैमिली भी मूव कर लिया करती। तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ ह्यूमन बींग्स का, किसको फॉलो करते हुए, एनिमल्स को फॉलो करते हुए। एंड द वाटर सोर्सेज ड्राइड अप इन सर्टेन सीजन। और देखो पानी के लिए कैसे करते थे, जैसे कि कुछ नदियाँ होती थी, कुछ लेक्स होती थी, वो ना गर्मियों में सूख जाया करती थी। तो इन लोगों को वहाँ से हट के दूसरी जगह जाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा इनके पास रहती थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाया करती जैसे कि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, जो नदी है वो ड्राइड अप हो गई हैं, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं है, और पानी तो एकदम बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। तो उसको उसकी तलाश के लिए भी इन्हें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। देखो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ना वो प्रेजेंट डे भी होते हैं। हम एक सेटल्ड लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटीज़ हैं अभी भी रह रही हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास इतनी सेटल्ड लाइफ नहीं, वो लोग ये सारी प्रैक्टिसेस आज भी कर रहे हैं। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो वाटर रिसोर्सेज के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी जो आज भी क्या कर रही हैं, जो हर्ड्स हैं, जो मतलब झुंड लेके चलती हैं, बकरियों का, गायों का, ऊँटों का, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और वहीं जाके अपना सेटलमेंट बना लेते हैं और रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड पीपल मूव टू एस्केप नेचुरल डिज़ास्टर। और देखो पीपल जो थे, जो लोग थे पहले के, वो इसीलिए और मूव करते थे ताकि वो नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकें, ठीक है। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती थी, बिजली का कड़कना हो गया, इन लोगों को बहुत डर लगता था इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये जो नेचुरल फिनोमेना है तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम होता नहीं अंदर से परेशान हो जाया करते, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तो इन सारी चीज़ों से ये बहुत डरा करते थे। तो इससे एस्केप होने के लिए ये लोग पूरा रीज़न छोड़ जाया करते, भाग जाया करते थे। किसी माउंटेन के पास रह रहे हैं और वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक घर, 2-4 लोग मर गए, तो उन्हें पता लग गया कि ये माउंटेन कभी भी गिर सकता है। इस तरीके की जो सोच थी उनकी, तो वो लोग वहाँ से हट जाया करते और कहाँ रहने लगते थे, प्लेन रीजन में रहने के लिए सुइटेबल जगह को क्लीन कर लिया करते थे, ठीक है।
एंड कॉन्फ्लिक्ट, और कभी कभी इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर है, पहले भी ऐसा है, अब आज जब लड़ाइयाँ हो जाती है तो पहले भी होती होंगी, सीधी सी बात है। तो जब कम्युनिटी में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे तब भी ये क्या क्या करती थी, वहाँ से हट के दूर पहुँच जाती थी। मान लो ये दोनों दो कम्युनिटी रह रही हैं, ठीक है, बीच में नदी निकल रही है, ये भी इसको शेयर कर रहा है, ये भी इसको शेयर कर रहे हैं, किसी बात को लेकर इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो इनमें से ये जो एक कम्युनिटी वो यहाँ से मूव कर जाएगी और पास में जाके ये जो दूसरी नदी है उसके बैंक पे सेटल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके की काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, जो लोगों ने पानी के लिए और कॉन्फ्लिक्ट के लिए मूव किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे टूल्स ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। जो हंटर्स और गैदरर्स थे उनके टूल्स क्या थे, वो क्या कौन से औजार यूज़ किया करते थे, चाहे वो स्क्रैपर्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, चाहे वो निडल्स हो गई, चाहे बड़े बड़े जो भाले होते हैं, चाहे एरो हो गया, ये सब कैसे यूज़ किया करते थे और किस किस काम में यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ हम देखें। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये फ़ोटो डाला हुआ है, ये बहुत पुराने टूल्स है जो कि हमें कहाँ से मिले हैं, जो हमें आर्कोलॉजिकल साइट से मिले हैं, ठीक है। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनको कलेक्ट किया है और प्रेजेंट ये बड़े बड़े म्यूजियम्स में रखे हैं। जब आप कभी किसी म्यूजियम में विजिट करते हो देन आपको ये चीज़ें नॉर्मल हैं जो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। म्यूजियम का मतलब यही होता है, जब आप विजिट करोगे तो उसमें प्राचीन चीज़ें दिखाई जाती है बहुत सारी, कि पहले लोग ऐसे होते थे, वैसे करते थे, इस तरीके के घर होते थे। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, किसी न किसी ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी मेरे ख्याल से। तो देखो यहाँ पे ये जो सारी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं ये सारी हड्डियाँ हैं, ठीक है। ये बोन्स है, बोन्स ऑफ एनिमल, और इसके भी क्या बने हैं, अलग अलग वेपन्स बने हैं। देखो ये देखो कितना पतला वेपन बना है, ठीक है। इसकी देखो नीडल शेप क्या है, यहाँ से एज कितनी इसकी शार्प है, तो ये किसी काम में यूज़ होता होगा। ये देखो ये दूसरा, इसको कुछ ये थोड़ा सा मोटा है इससे, तो ये दूसरे किसी काम में यूज़ होता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी चीज़ों में इस्तेमाल होती थी, ठीक है। और देखो इनके देखो ये पत्थर को घिस घिस के ये एजेस क्रिएट की गई हैं। अब इससे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को निकाल सकते हैं और उसको ज़मीन को खोद सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो ये सारे वेपन्स किसने तैयार किए थे, इन्हीं हंटर गैदरर्स ने तैयार किए थे, ठीक है। स्टोन टूल्स, देखो स्टोन टूल्स उन्होंने तैयार किए थे, जो किसके बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, मजबूत पत्थर के। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हैंड एक्सेस हैं, कुल्हाड़ी हैं, स्क्रैपर है, इन्हें स्क्रैपर कहते हैं, ठीक है। और ब्लेड्स भी होते थे इनके पास, ठीक है। अब स्क्रैपर का क्या काम है, देखो जैसे कि एक एनिमल है, ठीक है, उसको इन्होंने मार डाला है, तो उसका जो सारा मीट है वो निकाल लिया, ठीक है। अब उसकी क्या बनी, ऊपर का कवर बचा उसका, तो स्क्रैपर से उस कवर को खरोच खरोच के ही क्या करते थे, उसको साफ़ कर लिया करते थे। साफ़ करने के बाद वाटर में उसको वॉश कर लिया करते, देन इनके ही पहनने के लायक हो जाता था, और या फिर उसको नीचे एज अ मैट ही बिछा लिया करते थे वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में आते थे इनकी सारी चीज़ें। सेकंड है वुडन टूल्स, ये लोग लकड़ी के भी काफ़ी सारे टूल्स बनाया करते थे। ऐसा नहीं है कि स्टोन के ही टूल्स बनाते थे। जब इन्होंने ये आर्ट सीख ली कि जो टूल्स हैं वो वुडन के भी बन सकते हैं, तो उन्होंने वुडन के भी बहुत बहुत सारे टूल्स बनाए, जिसमें स्पीयर्स हैं जिसको धनुष कहते हैं, ठीक है। डिगिंग स्टिक्स है। अब ये डिगिंग स्टिक्स देखो क्या होता है, जब आप ज़मीन को खोदते हो तो उसमें जो औजार यूज़ होते हैं, उसमें जो वेपन यूज़ होते हैं उसको डिगिंग स्टिक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। देन इसमें क्या है कि ये लोग बोन्स के टूल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। बोन्स के टूल्स जो मैंने आपको अभी बताया कि ये लोग हड्डियों से भी वेपन्स बना लिया करते थे, हड्डियों के भी टूल्स बना लिया करते। हड्डी कुछ ऐसी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, एज अ जेली टाइप सब्सटेंस हो, नहीं, हड्डी कैसी होती है, हार्ड होती है, हमारी बोन्स हार्ड होती हैं सारी। तो उन बोन्स का यूज़ करके भी क्या करते थे, ये सारे लोग टूल्स को बना लिया करते थे। आज देखोगे आप, अगर प्रेजेंट डे में देखोगे तो जो बोन्स हैं उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती, बहुत बहुत सारी चीज़ें। जानवरों की हड्डियों को इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीस लिया जाता है मशीन्स में, देन उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है। मैंने सुना है जो चाइना कप ऐसे करके कुछ होता है वो तो हड्डियों के ही बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें हमने मतलब देखी हैं, मैंने देखी, ठीक है। अब हम देखेंगे मीसोलिथिक एज। जो मीसोलिथिक एजेस हैं उसमें क्या पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है, टूल्स फॉर स्मॉलर शार्पर का कॉल्ड माइक्रोलिथ। जो मीसोलिथिक एज है उसमें टूल्स कैसे होते थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे और बहुत ही ज़्यादा शार्प हुआ करते थे। तो यहाँ पे टूल्स कैसे हुआ करते थे, इनके टूल्स बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करते थे और छोटे छोटे हुआ करते। देखो ये जितने भी आपको छोटे छोटे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टूल्स हो गए और ये वाले टूल्स हो गए, इन सारे टूल्स को क्या कहते हैं, इन सबको माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब समझ जाओ छोटे, और जो टूल, और लिथ्स मतलब टूल्स, जो छोटे छोटे टूल्स हुआ करते थे उनको माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन में आ जाए कि माइक्रोलिथ क्या कहते हैं, तो स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स को हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं इतना,
कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ है नहीं जो आप समझ ना पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। जो खेती हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने कैसे जाना कि हमें खेती करनी चाहिए और किस किस प्लांट्स की खेती करनी चाहिए, कौन से क्रॉप सूटेबल है हमारे खाने के लिए और कौन से नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अबाउट 8,000 to 10,000 ईयर्स एगो ह्यूमन बिगिन ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो 8,000 से 10,000 पहले, आप आज की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या है, ह्यूमंस ने स्टार्टिंग की किसकी, फार्मिंग की, ठीक है। उन्होंने जाना कि हमें क्या करना है, क्रॉप्स को ग्रो करना है, ठीक है। अब एकदम से तो आया नहीं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है। इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने पहले देखा था। अब ये किसी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मान लो एक प्लॉट है जो वीट प्लॉट है, ठीक है, जिसमें गेहूं की खेती हो रखी है नेचुरली, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब वो पक गई है अपने पूरे मेच्योर स्टेज पे, तो उसमें से कुछ सीड्स हैं वो वहीं पे गिर गए हैं, ठीक है। फिर ओवर द टाइम उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो गिर गए थे सीड्स, उन्हीं सीड्स से क्या हुआ, रीग्रोथ हो गई, ठीक है। प्लांट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो इनको पता लगा, अच्छा ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनके बीज होते हैं, जो सीड्स होता है वो, उसको अगर हम दोबारा डालेंगे देन उनसे यही वाली फार्मिंग है, यही वाली जो फसल है वो क्या करेगी, रीग्रोथ करेगी और हमें इसको फिर से कंज्यूम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों में धीरे 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 क्या हुई, अंडरस्टैंडिंग आई किस चीज़ की, फार्मिंग की। एंड द फर्स्ट क्रॉप वॉज वीट, बार्ले एंड राइस। और जो उनकी पहली फसल थी वो कौन सी थी, गेहूँ थी, बार्ले वो जौ होता है, जौ को कहते हैं, बार्ले एंड राइस, यही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्रॉप्स के हमें बहुत जगह से, बहुत ही ज़्यादा जगह से ट्रेसेस मिलते हैं। मेहरगढ़ एक साइट है इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इसके साइन मिले हैं कि ये लोग अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन क्या करते थे, खेती किया करते थे, फार्मिंग क्या करते थे, इसके साइन हमें मिलते हैं वहाँ से। और बहुत सारी साइट्स को हमने क्या किया, एक्सकेवेट किया, जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट साइन मिले हैं। कहीं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है, कहीं बरियल साइट्स मिले हैं, कहीं हमें अबंडेंट शेल्टर्स मिले हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मिली हमें, एक जगह पे बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं। तो इस तरीके से जब हमें चीज़ें पता लगी देन हमने उसको क्या किया, एक सीक्वेंस में ऐड किया है, लोग ये करते होंगे, फिर ये यहाँ होता होगा, वो चीज़ होती। तो हिस्ट्री को एक दिन में नहीं लिखी गई है, हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपका एकदम इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, प्रिसाइसली एक मैनर होना चाहिए लिखने का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्टिविटी है। हिस्ट्री हर कोई नहीं लिख सकता, हिस्ट्री बुक को हर कोई इसको फेरबदल नहीं कर सकता। आजकल के लोग तो पता नहीं क्या हिस्ट्री में फेरबदल करवाने पे तुले हुए हैं जो अपने हिसाब से, लेकिन हिस्ट्री को ऐसे ही नहीं लिखा है, हज़ारों साल लग गई हैं उसको लिखने में, ठीक है। एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डॉग, शीप, गॉट एंड कैटल। तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, किसको, एनिमल्स को, जिसमें हमारे डोगेस भाई आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें कुत्ते हैं, जिसमें शीप हैं, ठीक है, गॉट्स एंड कैटल्स हैं, ठीक है। देखो जब इन लोगों को जब पता लगा अर्ली ह्यूमंस को कि जो कैटल्स हैं ये वाले, ठीक है, जो ये गॉट है, ये शीप है, ये क्या हमें मिल्क दे सकता है, हमें क्या क्या दे सकता है, मिल्क प्रोड्यूस दे सकता है। क्योंकि इन्होंने टेस्ट किया कि इनके जो बच्चे पी रहे हैं माँ के उससे, तो वो क्या पी रहे हैं, ठीक है। देन इन्होंने खुद टेस्ट किया तो उनको स्वीट लगा, एकदम स्वीट टेस्ट लगा। फिर इन्होंने भी वो चीज़ करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, वहाँ से उनको दूध मिल गया, ठीक है। और उन सारी चीज़ों से क्या है, और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मुझे अगर थोड़ा सा लिटिल लिटिल याद आ रहा है तो एक जगह हमें ना खीर के ट्रेसेस मिले हैं, खीर, सोच रहे हो मतलब इन लोगों की भी फैंटेसी अलग थी, ठीक है। एंड द परमानेंट सेटलमेंट बिगेन टू फॉर्म। और इसी के साथ क्या हुआ, लोगों के परमानेंट सेटलमेंट्स बनने लगे। अगर आप डोमेस्टिकेशन कर रहे हो एनिमल्स का, आप फूड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम घुमंतु प्रजाति बने रहें, आप इधर से उधर जाते रहें और कोई आपका परमानेंट जगह नहीं हो। तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इन सारी चीज़ों का फैक्टर्स की वजह से आपको एक जगह घर बनाने होंगे, परमानेंट रहना होगा वहाँ पे, और जगह ऐसी बनाने होंगे, ऐसी जगह अपने घर बनाने होंगे जहाँ पे आपको वाटर की भी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, शेल्टर की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। और बाकी सब आपको सारी चीज़ देखनी पड़ती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वहाँ पे क्या है, चांसेस बहुत कम हो। तो ये सारी चीज़ें देख के इंसान क्या हो, कम्युनिटी में रहने लगे, और इनकी कम्युनिटी साथ साथ ग्रो भी करने लगी, ठीक है। इनसे इनके बच्चे भी होने लगे, फिर और कम्युनिटीज़ आके उसमें जुड़ने लगी, और बच्चे होने लगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज वाई शिफ्ट टू फार्मिंग। इन्होंने फार्मिंग पे शिफ्ट क्यों किया,
ठीक है, मतलब कि मांस खा रहे थे, बढ़िया है, प्रोटीन वोटीन मिल रहा था, इनकी बॉडी बॉडी बन रही होगी अच्छे से, तो इन्होंने शिफ्ट क्यों किया फार्मिंग पे? क्या ऐसी इनकी मजबूरी बन गई जो उन्होंने खेती करना शुरू किया और इनको नॉन वेजिटेरियन से थोड़ा थोड़ा वेजिटेरियन बनना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बहुत मेजर फैक्टर बन जाता है वो है क्लाइमेट चेंज। तो पहले क्या था, जब आपने अगर थोड़ी सी वो पढ़ी होगी बहुत ज़्यादा डिटेल में, हिस्ट्री ही की बात कर रही हूँ, इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। पहले आइस एज थी, ठीक है, जहाँ पे पूरे पृथ्वी क्या है जमी हुई थी, ठीक है, बर्फ़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी। पहले पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत गर्म, और एकदम से फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, जिससे क्या है हर जगह बर्फ़ जम गई थी, जैसे अंटार्कटिका में है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट वार्म होना शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आइस थी वो पिघलना शुरू हो गई, ठीक है। जब आइस पिघलना शुरू हो गई तो वहाँ से क्या हुआ, हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ओके देन, सो क्लाइमेट चेंज की जैसे कि हमने बात की थी, आइस एज के बाद क्या हुआ, क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हुआ, ग्लेशियर्स बनने लगे, पिघलने लगे, ठीक है, जिससे लेक्स बनने लगी, रिवर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने फिर फार्मिंग की भी चीज़ सोची, नेचुरली फार्मिंग क्या होने ग्रो होने लगी, क्रॉप्स नेचुरली ग्रो करने लगी, ठीक है। तो लोगों ने ना एक अल्टरनेट देखा कि जब भी उन्हें मांस वगैरह नहीं मिल रहा है हंटिंग से, मतलब वो वापस आ रहे हैं, उनके पास नहीं है, तो ऐसे नहीं उन्हें भूखा सोना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए वहाँ से खा लें, फ्रूट्स खा लें, सीड्स खा लें, नट्स खा लें, बेरीज खा लें, ठीक है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने धीरे धीरे डेवलप की है। एंड द बेटर नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बिहेवियर, और उन्हें क्या पता लगा, उन्हें एक नॉलेज हो गई किसकी, प्लांट्स की और एनिमल बिहेवियर्स की। वाई टू टोटली डिपेंड्स ऑन एनिमल वाइल हैविंग प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनके बारे में उन्हें पता है, और इन्होंने पता है धीरे धीरे स्टोरेज का भी सिस्टम सीख लिया था। उनको ये पता था कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो इसको हम थोड़ा टाइम के लिए ना स्टोरेज कर लें इसका, ताकि हम बाद में इस चीज़ को यूज़ कर लें, ठीक है, बाद में भी खा लें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिल गई एकदम से उसको सारा निपटा दिया और बाद के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और एनिमल के बिहेवियर को भी इन्होंने सीख लिया था, ठीक है। एंड मोर रिलायबल फूड सप्लाई देन हंटिंग, और ये कहती मोर ज़्यादा रिलायबल थी, ये इस पर डिपेंड हो सकते हैं टोटली। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जब फसल काटने आएंगे तो जितने भी वीट के प्लांट्स हैं वो भाग जाएंगे चिल्ला के। ऐसा तो नहीं है ना, स्टेबल है भाई, प्लांट्स क्या है वो भागते तो है नहीं, एनिमल्स ज़रूर भाग जाते हैं, वो भाग जाते थे, कभी कभी इन पे हमला कर दिया करते थे और इन्हीं की कम्युनिटी का किसी साथी को मार गिराते थे। तो इस तरीके की जब चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन जब इन्हें पता लगा कि हम इन सारी चीज़ों पे टोटली डिपेंड ना हो, कि हम क्या कर सकते, खेती वेती पे भी डिपेंड हो सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं, देन इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी। एंड द सरप्लस फूड स्टोरेज बिकेम पॉसिबल, और जो इनका सरप्लस फूड था, मतलब सरप्लस फूड का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, और उसकी स्टोरेज भी इनको क्या लगने लगी कि हाँ हम इसकी स्टोरेज कर सकते हैं और इसको हम बाद में खा सकते हैं। ये इनके अंदर ये इस चीज़ की भी थोड़ी सेंसिबिलिटी आ गई, थोड़ी नॉलेज आ गई। यहाँ से समझ में आया। Then the domestication of animal, taming plants and the animals for human use। तो उन्होंने जो खाने लायक प्लांट्स थे और जो एनिमल्स थे उनका क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। जो डोमेस्टिकेशन ये लोग करते थे सिर्फ मीट के लिए नहीं करते थे, मिल्क के लिए नहीं करते थे, ठीक है, ये कभी कभी डोमेस्टिकेशन क्या करते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। कैसे, जैसे खेत में ये लोग क्या करते थे, जोतते थे खेत को, जिसको हम कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड करते हैं हम, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स वगैरह फ़िलहाल जो मॉडर्न मशीन है उनको लगा के क्या किया जाता है, उसको उलट पलट किया जाता है सॉइल को, ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, जो उसके अंदर मिनरल्स है वो इक्वल अमाउंट में पूरे में मिक्स हो जाए। तो इसलिए ये एनिमल्स को यूज़ किया करते थे अपने प्लॉट में। और कभी कभी क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ये लोग एनिमल्स को यूज़ किया करते, ठीक है, उसकी पीठ पे लगा दिया करते थे सामान और उसको खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। इस तरीके से भी एनिमल्स इनकी यूज़ में आया करते थे। एंड द एनिमल्स प्रोवाइड मीट, और जो एनिमल्स थे इन्हें क्या प्रोवाइड करते थे, इन्हें मीट प्रोवाइड किया करते, मांस, मिल्क, वूल एंड ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट की यहाँ बात आई, एक जगह से दूसरी जगह जब कहीं जा रहे हैं देन एनिमल्स का यूज़ ये लोग क्या करते थे, और इन्हें साथ में वूल भी मिल जाया करती थी। वूल किससे मिलती थी, शीप से मिलती थी, शीप हो गई, याक हो गया, और भी सारे एनिमल्स होंगे उस टाइम जिनसे इन्हें वूल मिल जाया करती थी, और मिल्क भी इन्हें मिलना शुरू हो गया। हर चीज़ उन्हें एकदम से नहीं पता थी कि हाँ गाय दूध देती है तो उसको डोमेस्टिकेट कर लें, वो उन्होंने किससे सीखा, ऑब्जर्वेशन से सीखा। देख रहे हैं कि उसके बच्चा मिल्क पी रहा है, देन उन्होंने भी टेस्ट किया उस चीज़ को कि ये पी रहा है तो हमें भी पीना चाहिए, देन उनको स्वीट लगा तो उन्हें समझ में आया अच्छा एनिमल की मीट के साथ साथ हम उसका मिल्क भी पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एनिमल में जो गाय, बकरी, शीप, कैटल्स थे उन सबको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। एंड द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, फ्रूट्स एंड फाइबर, और जो प्लांट्स होते थे उनको ग्रोथ क्यों क्या करते थे, उनको क्यों ये लोग लगाया करते ताकि उनसे उन्हें सीड्स मिल सकें, फ्रूट्स मिल सके और फाइबर मिल सके खाने के लिए, ठीक है।
एंड द ह्यूमन चूज प्लांट्स विद बेटर यील्ड एंड एनिमल विद काम बिहेवियर। तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या है एक सेलेक्टिव चीज़ें देखना शुरू करी। कैसे? जो प्लांट्स होते हैं जिसकी अच्छी फसल होती थी वो प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन किया, ठीक है, और उन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जिनका काम बिहेवियर था। काम बिहेवियर का मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उन पे अटैक कर दे रहे हैं, उन्हीं को ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे गाय हो गई, भैंस, कुत्ते, शीप हो गए, इनका बिहेवियर कैसा रहता है? ये बड़े शांत प्राणी होते हैं, ठीक है, शांत रहते। तो लोगों ने सोचा कि हमें इनको डोमेस्टिकेट करना चाहिए, इनको पालतू बनाना चाहिए, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे घर पे मीट की और मिल्क की कमी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से लोगों ने इन्हें क्या किया? डोमेस्टिकेट किया और उन प्लांट्स की खेती की जो बेटर यील्ड देते थे इन्हें, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट हुआ करते, उसकी खेती करना शुरू किया इन लोगों ने। एंड द लाइफ इन न्यूलिथिक पीरियड। अब हम देखेंगे कि इनकी न्यूलिथिक पीरियड में लाइफ कैसी थी, ठीक है, कैसे इनके घर बने हुए थे, क्या क्या सामान ये यूज़ क्या करते थे, एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या चीज़ होती थी, ठीक है, और इनका मेजर क्रॉप प्रोडक्शन जो था और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें ये लोग कुछ ट्रेड वगैरह किया करते थे या नहीं किया करते, ये सारी चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे। सो द हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो जो इनके जो हाउसेज होते थे, इनके जो घर होते थे वो किसके बने होते थे? मड, मिट्टी के और स्ट्रॉ के बने हुए होते थे, ठीक है। देखो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें, इस पिक्चर में, तो ये बड़ी सी दीवार बनी हुई है। तो हम जैसे कि प्रेजेंट डे क्या करते हैं? सीमेंट और इन सब का यूज़ करते हैं ब्रिक के ऊपर ब्रिक को स्टिक करने के लिए, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं? ये मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, एक मिट्टी के बीच में मिट्टी लगा के फिर उसको पूरा उसको कवर कर दिया करते थे। अगर आपने कभी गाँव वगैरह में देखे होंगे कच्ची मिट्टी के घर, तो वो उस तरीके की टेक्निक को यूज़ किया करते थे, ठीक है। स्टोन के ऊपर स्टोन रख दिया और बीच में मड लगा दी, देन वो क्या करते? एक स्टिकी जैसा काम करते थे और स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया करते थे। एंड यूज़ ऑफ पोट्री फॉर स्टोरेज। और ये कहते पोट्री का इस्तेमाल किया करते थे किसके लिए? स्टोरेज के लिए। आज भी हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टोरेज के लिए, ठीक है, और ये पोट्री का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि इन्होंने मान लो पक्की मिट्टी के ये बना लिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अरे ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, किसे मटका वटका कहते हैं, इन सारी चीज़ों को ये बना ली। तो इनमें क्या हुआ? जो लेफ़्ट ओवर है उनके खाने के बाद जो चीज़ें बची हैं वो इसमें स्टोर कर दिया करते थे और बाद में खाने के लिए इसको रख लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये खाने को हम अभी भी खा सकते हैं, 2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। एंड फॉर कुकिंग, तो जो पोट्री थी वो सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि कुकिंग के लिए भी यूज़ ये किया करते थे। खाना पकाएंगे किस में, कब पकाएंगे? बर्तन में पकाएंगे, ठीक है। वो बर्तन किसके बने होंगे? मिट्टी के बने होंगे बर्तन, ठीक है। एंड द ग्राइंडिंग स्टोन टू प्रोसेस ग्रेन। और उनके पास क्या होते थे? ग्राइंडिंग स्टोन भी हुआ करते। ग्राइंडिंग स्टोन का मतलब होता है जब हम सीरियल्स को पीसते हैं, तो ठीक है, तो उसमें ये क्या करते थे? ये सीरियल्स को पीसा करते थे, देन उसको पका के आग में तब खाया करते थे। डेवलपमेंट ऑफ वीविंग एंड बास्केट मेकिंग। और यहाँ न्यूलिथिक एज तक आते आते इन लोगों ने ये जो टोकरी बनाना है, ठीक है, बास्केट मेकिंग हो गया, वीविंग जिसको कहते हैं कपड़े को बुनना, ठीक है, ये भी चीज़ें इन्होंने सीख ली थी। देखो अभी हम जो करते हैं वीविंग एकदम फाइन होती है, ठीक है, उसमें आप हर चीज़ देख सकते हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट कॉटन मटेरियल है, सिल्क है, तो तब इन्हें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये किस चीज़ को वीव किया करते थे? एनिमल स्किन को, ठीक है, एनिमल की स्किन को, इन सारी चीज़ों को इन्होंने करना सीख लिया था, ठीक है, और बास्केट मेकिंग भी सीख ली थी, जिसमें ये लोग क्या करते थे? अपने फूड को स्टोरेज किया करते थे, अपने फूड को स्टोर करके रखा करते थे। तो देखो यहाँ पे ना कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स दी हैं जो कि इंडिया में हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें क्या क्या मिला है वो चीज़ देखेंगे। तो जब ये पूरी एक्सकेवेशन हुआ, ये पूरी बड़ी सी सिविलाइजेशन देखी गई, ह्यूमन हिस्ट्री को देखा गया था, तो कोई कंट्री स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं लिखी गई थी, ठीक है। जब ह्यूमन हिस्ट्री को लिखा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लिखा, फार्मिंग और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, तो एक बार को क्या था? इन सारी बाउंड्रीज़ को दिमाग से हटा के लिखा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया। इंडिया की जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट डे जो बहुत बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो पाकिस्तान में आता है, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली थी, उसके आसपास के पूरा रीजन था जो कि क्या गया, इस सिविलाइजेशन को फ्लरिश किया, और पार्टीशन के बाद वो पार्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन साइट्स के बारे में दिया गया है, क्योंकि जब ये पूरी एक्सकेवेशन हुआ, ये हिस्ट्री लिखी गई, तब पूरा पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइट्स के बारे में दिया है, साइट्स को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं, कौन से स्टेट में है वो, और उन वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ मिली है, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है एक साइट है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं?
देन इसमें हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट हमें चीज़ें क्या मिली हैं। तो जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे, वहाँ से हमें अर्ली फार्मिंग के ट्रेसेस मिले हैं, जिसमें वीट है, बार्ले है, कैटल्स के बोन्स मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? मेहरगढ़ से। दूसरा है बुर्ज होम, जो कहाँ है? प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर में ये पड़ता है। तो वहाँ पे हम देखें क्या मिलेंगे, हमें पिट हाउसेस मिले हैं। ठीक है, मतलब जो गड्ढे में घर होते हैं वो मिले हैं। स्टोन टूल्स मिले हैं हमें यहाँ से। ठीक है, दाउजली हेडिंग, ये असम में है, एक जगह है, बहुत ही पुरानी नियोलिथिक साइट है। ये हमें असम में देखने को मिलती है, जहाँ से हमें मॉर्टर्स, पेस्टल्स एंड स्टोन टूल्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखने की और कुछ नहीं है। हेल्लोर एक जगह है कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ से हमें माइलेट कल्टीवेशन के साइन मिलते हैं। देन चिरंद कहाँ है? बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चिरंद, यहाँ से हमें राइस कल्टीवेशन के साइन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें यहाँ से राइस कल्टीवेशन के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेसेस मिलते हैं। कहाँ से? चिरंद, बिहार से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है, और यहाँ से क्या, कहाँ से क्या चीज़ मिली है, वो चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है कि कौन सी साइट है और कौन सी स्टेट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चिरंद है वो कहाँ है, बिहार में है या कर्नाटका में है, असम में है, लाहौर, और बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है कि पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, मैचिंग में पूछ ले जाते हैं या फिर वन वर्ड में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, एंड दैट इज़ मेहरगढ़ की केस स्टडी करेंगे। थोड़ा मेहरगढ़ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिला है वो देखेंगे। मेहरगढ़ पड़ता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। ठीक है, पीछे हम देख ही चुके हैं। अराउंड 7000 BCE, वन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज। ये बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज के रूप में जाना जाता है मेहरगढ़ में। सबसे पहले अगर हमने कहीं पे भी एक्सकेवेट किया है, खुदाई की है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो साइन मिले हैं फार्मिंग के वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। ठीक है, एंड पीपल ग्रू वीट एंड बार्ली, केप्ट शीप एंड गॉट। यहाँ पे लोग क्या करते थे? फसल की खेती क्या करते हैं, किस किस की? वीट की और बार्ले की, और जो शीप और गॉड्स थे उन्हें एज ए डोमेस्टिकेट एनिमल रखा करते थे। ठीक है, एंड द बरियल्स विद ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स शोज सोशल डेवलपमेंट। और देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। क्या? यहाँ पे जो बरियल साइट्स हैं, बरियल साइट्स का मतलब होता है यहाँ पे जब डिसीज हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको जब दफन किया जाता है, उनके साथ साथ देखो हमें क्या मिले हैं, उनकी ग्रेव से। उनकी ग्रेव से हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ठीक है, और जिसको कहते हैं गहने। ठीक है, चाहे वो बैंगल्स हो गए, चाहे वो नेकलेसेस हो गए, और भी सारी चीज़ें जो लोग वो पहनते थे। ठीक है, नाक में पहनते होंगे, इस तरीके की चीज़ें, और टूल्स मिले हैं उस उनकी ग्रेव से। तो देखो इससे क्या है, एक सोशल डेवलपमेंट का साइन मिलता है। किसी किसी की ग्रेव से हमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें मिली हैं, प्रीशियस मेटल मिले हैं, प्रीशियस बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और किसी किसी की ग्रेव से हमें क्या मिले हैं? बहुत ही बेसिक चीज़ें मिली हैं, जैसे कि पॉटरी मिली है, राइस मिले हैं, बार्ले मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इनका मानना ये था कि मरने के बाद भी कोई लाइफ होती है, और जब वो लाइफ में जो इंसान एंटर करेगा तो उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सोच बना के ये लोग क्या करते थे, उसके साथ कई सारी चीज़ों को दफन कर दिया करते थे। तो यहाँ की जो बरियल साइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, और जो बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन को सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और कभी कभी यहाँ पे एनिमल्स को भी उनके साथ क्या किया जाता था, उनको दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उनका ये रहता था कि अगले जन्म में जब जाएंगे तो फिर वहाँ पे मीट कहाँ से मिलेगी, उन्हें मिल्क कहाँ से मिलेगा। तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते थे, उनके साथ साथ शीप होती थी, जो बकरी होती थी, उनको भी दफन कर दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर का। देखो इनको क्या फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर के एडवांटेज से। ठीक है, एग्रीकल्चर से स्टडी फूड सप्लाई, एक कांस्टेंट क्या हुआ, इनको फूड की सप्लाई मिलती रही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको वेट करना पड़ रहा है कि हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। क्रॉप है, ठीक है, मैच्योर एज पे है, खाने लायक है, देन ये क्या रहते थे, निश्चिंत रहते थे कि हमारे पास क्रॉप्स तो है, हम उसको खा लेंगे और अपना जीवन इस तरीके से जी लेंगे। दूसरा क्या है, जब खाना बढ़ने लगा तो इन लोगों की ग्रोथ होने लगी। ठीक है, पॉपुलेशन में ग्रोथ होने लगी, लोग मरना कम हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, बहुत ज़्यादा स्टार्व हो जाते थे, मतलब कि भूखमरी हो जाया करती थी, और भी चीज़ें हैं, उनसे जो लोग मरते थे वो कम हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट, इनका क्राफ्ट में भी स्पेशलाइजेशन आ गया था। जैसे कि हमने देखा ये टोकरी वगैरह बनाना सीख गए थे। ठीक है, पॉटरी सीख गए थे, और ब्रिक्स बनाना सीख गए थे, ईंटें वगैरह बना लिया करते थे। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ में इनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ गया था। देन ट्रेड भी डेवलप हो गया था इसी के साथ साथ। देखो ट्रेड ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट डे ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, हमारे मतलब की होती हैं, तब ऐसा नहीं था। ये लोग ट्रेड करते होंगे तो किस चीज़ का करते होंगे, सोच के देखो।
टूल्स का ट्रेड किया करते थे ये लोग, ठीक है, एनिमल स्किन का ट्रेड किया करते थे, और जो फूड क्रॉप्स होती थी उनका ट्रेड किया करते थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ट्रेड किया करते थे। बार्टर सिस्टम होता है ना, जैसे कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, और जो चीज़ मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करते थे लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे कि तुम ये ले लो और अब इसके बदले में हमें वो चीज़ दे दो, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे ट्रेड डेवलप होने लगा, ठीक है, और परमानेंट होम्स बनने लगे इन लोगों के। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट हुआ, तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, परमानेंट होम्स बनने लगे, ठीक है। और जब होम्स बनने लगे, उन होम से धीरे धीरे क्या बना, विलेजेस बनने लगे, ठीक है, गांव बनने लगे जब लोग साथ रहने लगे तो। और उन्हीं सारे विलेजेस से बाद में चल के क्या डेवलप हुए, सिटीज़ डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि एग्रीकल्चर से क्या क्या एडवांटेजेस हुए, ठीक है। डिसएडवांटेज तो फिर भूल ही जाओ, लेकिन एडवांटेजेस तो हमें बहुत सारे हुए। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, कभी कभी क्रॉप ख़राब हो जाती थी, ठीक है, इस तरीके के डिसएडवांटेजेस होते थे। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ एकदम सेटल्ड बनाई, परमानेंट सेटलमेंट बनाए, और जो क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा और जो डोमेस्टिकेशन होने लगा, उससे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, बहुत बहुत ज़्यादा चेंज। पहले ये सिर्फ घूमते रहते थे, इधर उधर खाने की तलाश में रहते थे, ठीक है, फिर है ना परमानेंट जगह मिल गई, वहाँ रहने लगे, तो इस तरीके से चेंजेस हमने देखने को मिले। अब देखो इसमें डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं और चैलेंजेस भी दिए गए। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत हैप्पी हैप्पी थी, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ख़राब थी, कुछ कुछ चीज़ों से बहुत डर लगता था इन्हें, ये सारी चीज़ें थी। रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, देखो इनको अभी जैसे प्रेजेंट अगर हम मॉडर्न टेक्निक देखें तो जो क्रॉप फेलियर है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हम टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र्स जानते हैं क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स लगा देते हैं, मैन्योर क्या होते हैं वो जानते हैं हम, वो लगा देते हैं, इसको खाद वगैरह कहते हैं, ठीक है। और क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, और वीडीसाइड्स लगा देते हैं जिसमें जो वीड्स होते हैं, मतलब जो घास उग जाती है क्रॉप के साथ साथ, तो उनको हटाने के लिए दूसरे पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनको छिड़क देते हैं, तो वो सारे अनवांटेड प्लांट्स मर जाते हैं और सारे न्यूट्रिशंस किसको मिल जाता है, जो क्रॉप होती है, जो मेन क्रॉप होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इन लोगों के मन में ना एक कॉन्स्टेंट फियर रहता था, किस चीज़ का, क्रॉप फेलियर का, कहीं जो उन्होंने फसल की है वो फेल ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके का एक फेलियर रहता था इनके दिमाग में। दूसरा है डिसीजेस फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, और इनको कभी कभी क्या होता था, जानवरों से भी कई सारी बीमारियां इन्हें मिल जाया करती थी, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें। सो देखो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत मतलब डिसएडवांटेजेस भी उन्हें होते थे। क्रॉप फेलियर के साथ साथ क्या था कि डिसीजेस भी इन्हें आ जाती हैं जो कि एनिमल कांटेक्ट से होती हैं। आज हमें पता है कि हमें रेबीज़ कुत्ते के काटने से हो जाता है, इन्हें नहीं पता था ये क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिन एनिमल्स के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैठ जाते थे, सो जाते थे, तो एनिमल्स की बॉडी पर भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो कभी भी इनकी बॉडी पे आ जाते थे, जो इनको रैशेस क्रिएट किया करते थे, ठीक है। वो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, उसको स्क्रैच कर दिया करते, देन समटाइम इट्स लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनकी लाइफ भी एकदम बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हैप्पी हैप्पी नहीं थी। इनको भी कई सारी चीज़ों का हमेशा रिस्क बना रहता था, चाहे वो क्रॉप फेलियर का रिस्क हो गया हो, चाहे डिसीजेस का रिस्क हो गया हो, जो कि इनके एनिमल कॉन्टैक्ट से हुआ करती थी। एंड द मोर लेबर इंटेंसिव देन हंटिंग, ठीक है। और जो हंटिंग थी उसमें क्या था कि ये लोग जाते थे, एक एनिमल को देखा, उसके पीछे भागते थे एक आध घंटे और उसको मार के खा लिया करते थे। लेकिन जब फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा लेबोरियस थी वो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। कैसे मेहनत लगती, उसको टाइम टाइम पे पानी देना है, उसको एनिमल से प्रोटेक्ट करना है, बाहर का दूसरा तुम्हारी लैंड में घुस ना जाए, उसको ख़राब ना कर दे, क्योंकि राइवलरी जेलसी तो इनके टाइम में भी होती थी। ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि इनके टाइम में जेलसी और ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती, तो इसमें ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो जो फार्मिंग होती थी वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, डिफरेंट डिफरेंट सीज़न के लिए हमें रुकना पड़ता था और बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता, तो ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। एक फूड सप्लाई कांस्टेंट होती थी वो तो एडवांटेज हो गया, लेकिन बहुत लेबर इंटेंसिव चीज़ें थी, ये इनका क्या हो गया, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। एंड समटाइम इट लेड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड, और कभी कभी क्या होता था, इन सारे लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती थी ज़मीन को लेकर, ठीक है, क्योंकि इन सारे लोगों ने अपने प्लॉट्स को डिमार्केट कर लिया था कि हमारा प्लॉट है, ठीक है, ये हमारा सेटलमेंट है, ठीक है। जब बाहर की कुछ कम्युनिटी आके इन पे आक्रमण कर दिया करती थी तो क्या होता, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा था, इसमें पॉपुलेशन का भी डीजनरेट हो जाया करती थी, ठीक है, काफ़ी लोग मर भी जाया करते थे, ठीक है। इस तरीके के एक कॉन्स्टेंट इनमें फियर रहता था। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, अब हम देखेंगे टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ की जाती थी फार्मिंग में।
सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग, जो सिकल होती है जिसको हम खुरपी कहते हैं प्रेजेंट डे में, वो किस लिए यूज़ की जाती थी, वो हार्वेस्टिंग में यूज़ किया करते, ठीक है। एंड द प्लग फॉर टर्निंग सॉइल, जो प्लग जिसको हल कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते थे, वो यूज़ होती थी टर्निंग सॉइल, सॉइल को ऊपर नीचे करने में। वो कि हम क्यों करते हैं आपको अच्छे से पता होगा, जब एक क्रॉप हो जाती है देन सॉइल थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये जो प्लग होता है उसकी मदद से हम सॉइल को क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं उसको। जब उससे लाइन करते हैं या फिर उसको ऊपर नीचे सॉइल को करते हैं, देन उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो नीचे होते हैं अंडर लेयर ऑफ सॉइल में होते हैं, देन वो क्या करते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं ऊपर की लेयर से, और जिस तरीके से क्या करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इरीगेशन टेक्निक इज इन रिवर वैली, और इनके पास क्या इरीगेशन टेक्निक्स भी थी, ठीक है। एक बड़ी सी रिवर जा रही है, ठीक है, जैसे कि ये नदी जा रही है, यहाँ पे इनके प्लॉट्स है, तो ये क्या करते थे, यहाँ से थोड़े थोड़े से कैनाल्स वगैरह इन्होंने डेवलप कर लिए थे, जिससे क्या था, ये पानी की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया करते थे और इनके रीजन में भी पानी आ जाएगा था, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स इन्होंने यूज़ की थी। स्टोरेज पिट फॉर सरप्लस ग्रेन, इन्होंने क्या किया था, स्टोरेज पिट्स भी बनाए थे इस तरीके के, जो पिट का मैंने एग्जाम्पल डाला है। तो ये क्यों करते थे, जो बचा हुआ इनके पास खाना होता था या बचे हुए ग्रेन्स हुआ करते थे, बेरीज हुआ करते हैं, वो यहाँ रख दिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिखरे पड़े हैं कहीं भी। तो ये जो इस तरीके के पिट्स हमें मिलते हैं एक्सकेवेशन में, वो प्राइमरीली किसके लिए यूज़ होते थे, वो स्टोरेज के लिए ही यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको दिमाग में याद रखनी है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, देखो हम पूरे चैप्टर को पढ़ के और ऑलमोस्ट समरी पे आ चुके हैं। तो ह्यूमन के अर्ली लाइफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया बहुत सारी चीज़ें, कि किस तरीके से हंटिंग से लेके इन्होंने स्विच किया ग्रोइंग प्लांट्स पर, एंड लेटर दे ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल फॉर देयर कॉन्स्टेंट मीट एंड फूड सप्लाई, ठीक है। एंड द समरी इज ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम नोमैडिक हंटर्स टू सेटल फार्मर, तो जो ह्यूमंस थे वो क्या बने, नोमैडिक हंटर से एक सेटल्ड फार्मर बन गए। नोमैडिक हंटर्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, बड़े बड़े हर्ड्स होते हैं, चाहे वो गॉट के हो गए, शीप के हो गए, वो अपने साथ लेकर चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, ठीक है। और उनके ही उनको साथ साथ क्या करते हैं, उनसे उन्हें मीट मिल जाता है, खाना मिल जाता है, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। उनके साथ घूमते हैं। जो हर्ड्स होते हैं वो वहाँ उस रीजन में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास हो उनके खाने के लिए, ठीक है, पानी के सोर्सेज हों। तो इस जगह से दूसरी जगह ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की बिहेवियर के साथ साथ ही अपने आप को मूव करते रहते हैं। देन लेटर जब इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन सीख लिया, देन इन्होंने सेटल्ड फार्मिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम इतना ज़्यादा घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक जगह घर बनाएंगे और उस घर के हम आसपास रहेंगे। और उनमें से कुछ कम्युनिटी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम हार्डिंग करेंगे, मतलब कि हम जो जानवर हैं उनको बाहर तक लेके जाया करेंगे, चराने ले जाया करेंगे, देन हम शाम तक वापस आ जाया करेंगे, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस आज भी होती हैं, ठीक है। आप अगर अफ्रीका में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है, वो यही सारे काम करती हैं, ठीक है। उनकी लाइफ को अगर किसी ने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी यूट्यूब्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो लोग बनाते रहते हैं, वो लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं उनकी, तो वो यही काम करते हैं। उनके बहुत सारे भेड़ों के, बकरियों के झुंड होते हैं, उनके साथ साथ वो जाते हैं, ठीक है, एक जगह पे जाके वहाँ पे कुछ वो लोग खाते पीते हैं अपना, और फिर वापस उनको शाम के टाइम ले आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर चेंज ह्यूमन सोसाइटी फॉर एवर, तो किस तरीके से उन्होंने, एग्रीकल्चर ने, खेती ने ह्यूमंस की सोसाइटी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। कहाँ पे पहले घूमते रहते थे, फिर एक जगह रहने लगे, ठीक है, और उस रहने की वजह से इन्हें घर भी बनाना पड़ा। फिर जब घर बनाए तो फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जानी घर बनाने की। पहले ही मिट्टी के घर में रहने शुरू किया उन्होंने, ठीक है। फिर आगे आप लेटर हिस्ट्री को और पढ़ोगे, देन आपको पता लगेगा कि उन्होंने शुरू किया कि किस तरीके से ईंटों को पकाया जा सकता है, पकी हुई ईंटों के घर बनाए जा सकते हैं, जो कि मिट्टी के ईंटों से बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा कैसे हैं, प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि मिट्टी के घर तो ऐसे होते थे कि एक बारिश आई उसमें ढह गए, गिर गए, तो उनका पूरा सेटलमेंट ख़राब हो जाता था। लेकिन जो उन्होंने लेटर में क्या हुआ, बाग बिग्स जिसको कहते हैं, ठीक है, बेग्ड, तो वो जब उनके बनाना शुरू किया, देन ये इनके घर कैसे हो गए, थोड़े से स्टेबल हो गए, थोड़े से मजबूत हो गए। एंड लेड टू ग्रोथ ऑफ विलेजेस, और इन सारी कम्युनिटी जो पास पास रहने लगी एग्रीकल्चर की वजह से, वो बाद में क्या बन गए, विलेजेस बन गए, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ करने लगी, ठीक है। पहले ये 10 लोग थे, 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, क्योंकि क्या था, जब फार्मिंग आ गई, खाने की दिक्कत तो है नहीं, सारे लोग खा पी रहे हैं, भूख से कोई मर नहीं रहा है। और इन्होंने चीज़ों की इतनी अंडरस्टैंडिंग कर ली, समझ कर लिया कि इन्हें ये पता लग गया है कि हमें इस प्लांट को खाना है, इस प्लांट को नहीं खाना है, ये पॉइजनस है और ये ईटेबल है। तो जब ये सारी चीज़ें इन्होंने पता कर ली, तो ये धीरे धीरे क्या होता रहा, इनकी
पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा, ठीक है, ये मरना कम हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा। और जब पॉपुलेशन एक जगह की बढ़ जाती है तो उसको आप एक कम्युनिटी नहीं कह सकते, उसको फिर ये क्या है, विलेजेस इस तरीके से डेवलप हो गए, गांव बनने शुरू हो गए, फिर बहुत सारे इस तरीके से गांव जोड़ जोड़ के क्या बनने हो गए, टाउन्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, जिनको कस्बा कहते हैं, जो गाँव से थोड़े बड़े होते हैं। देन इसी तरीके से पूरे की पूरे फिर लेटर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से इनकी लाइफ कैसे बदली, कैसे नहीं, ये पूरा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे, क्या क्या चैलेंजेस इनको देखने को मिलते थे, कौन कौन सी चीज़ इनको हेल्प करती थी, और ये मूवमेंट किस किस फैक्टर से क्या करते हैं, ठीक है। चाहे वो क्लाइमेट हो गया हो, चाहे वो सीजनल मूवमेंट हो गया हो, और ये चाहे एनिमल्स की वजह से मूव करते हों, इस तरीके से सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप सारे लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, क्योंकि कुछ भी ऐसे नहीं था जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो या फिर समझने के लिए कोई भी दिक्कत दे आपको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइट्स थी हमने वो भी डिस्कस कर लिया है, उन साइट्स हमें क्या मिला है, कहाँ से मिला है, वो चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो आई होप सेकंड वीडियो आपको हिस्ट्री की पसंद आई होगी। देन इसकी वीडियो थर्ड में कल डालूंगी, तो इसके साथ पूरी सीरीज़ में आप बने रहिए, आपका पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं चलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर देना, मैं पर्सनली उसको रिड्रेस करूँगी और आपके आंसर क्वेरी का आंसर करूँगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।